सुन रहे हैं रेडियो बूज, इसमें नशा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो अध्यात्म का है, स्पोर्ट्स का है, एंटरटेनमेंट का है, चाहे आप लिखते हैं, राइटिंग का है, गाने का है, और जो भी चीज़ आप शिद्दत से जिसे चाहते हैं वो नशा ही है। और सच बात ये भी है, अगर आप किसी चीज़ का नशा नहीं करते तो आई डोंट थिंक कि आप उसे अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में आज एक बहुत अच्छी शख्सियत है, टुम्पा चक्रवर्ती। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ रेडियो बूज की, आपकी पर्सनली, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे कुछ बोलने का मौका आप दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ और मेरी ये आंतरिक इच्छा है कि मैं जो भी बोलूँगी, जो भी मैसेज मैं अभी आज दे रही हूँ, उससे लोगों को फ़ायदा हो, जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ है। मैं चाहूँगा पहले आप जो हमको देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, अपना एक छोटा सा इंट्रो आप उन लोगों को दें। जी, मैं बंगाल में मेरी पैदाइशी है और उसके बाद बंगाली पेरेंट्स थे। मेरी मदर राइटर थी, ऑथर थी। मेरे नाना जी भी ऑथर थे और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका था। तो मेरी मदर को जो है ये खानदानी आप बोल सकते हो, डीएनए में ये चीज़ मिली कि वो लिखती थी और डेप्थ था उनमें, बहुत ज़्यादा गहराई थी और काफ़ी चीज़ों में मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मैं किस तरह से लाइफ को जीऊँ और आगे खुद को कैसे बढ़ाऊं और एक पॉजिटिव, मतलब हालात के ऊपर हमेशा ब्लेम ना करके अपनी पॉजिटिविटी खुद आगे ले जाऊं। हालात तो हालात रहेंगे। यस। और मेरे फादर बहुत ही पॉजिटिव और एकदम देवतुल्य इंसान थे और शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बट एकदम पल में उनका गुस्सा हाई हो जाता था, पल में उनका गुस्सा जमीन पे हो जाता था। और बहुत कुछ मुझे अपने फादर से भी सीखने को मिला। वो तब के ज़माने के जादवपुर यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो इसलिए मेरी मदर ने डिसाइड किया कि मेरी जो एजुकेशन है वो डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो, तो मुझे कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। तो शुरू में तो मैं बहुत होमसिक हुआ करती थी और अच्छा नहीं लगता था मुझे घर से रहना दूर और माँ से रहना दूर। मैं अकेली लड़की थी और फिर आगे जाके खैर यूज्ड टू हो गए, आदत हो गई। एंड उसके बाद मेरे से 10-11 साल छोटा है मेरा भाई। तो वो जब हुआ तब इस शेयरिंग आ गई, मतलब अब तक तो मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे थे। उसके बाद मुझे जो है भाई के साथ पेरेंट्स को शेयर करना पड़ा। घर घर की कहानी। हाँ जी, बिल्कुल। और कहीं पे ऐसा लगा भी कि शायद मेरी माँ जो है वो मेरे भाई को ज्यादा प्यार करती है। ये भी घर घर की कहानी है। तो जोक्स अपार्ट, तो इस तरह से जो है मेरी स्कूलिंग खत्म हुई, कॉलेज में दाखिला हुआ। अच्छी, मतलब ठीक ठाक थी पढ़ाई में, अच्छे रिजल्ट्स थे। एंड इंग्लिश ऑनर्स के साथ मैंने पढ़ाई आगे की एंड मास्टर डिग्री किया है इंग्लिश में। एंड उसके बाद बीएड किया। बीएड के बाद आगे जो मैंने पढ़ाई की या ट्रेनिंग्स ली, उसके पीछे एक कहानी है। वो मैं जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, बहुत छोटी उम्र थी मेरी, मैंने स्कूल ज्वाइन किया। मेरे भी 2 बेटे थे और दोनों बिल्कुल डायमेट्रिक ऑपोजिट नेचर के थे। एक शांत स्वभाव का था और दूसरे को तो बिठाना ही मुश्किल था, मतलब पढ़ने बिठाना ही मुश्किल था। तो मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन भी बड़ी अजीब तरीके से हुई। मैं अपने बड़े बेटे को प्री नर्सरी में एडमिशन कराने गई थी, इसलिए नहीं कि वो कुछ सीखे, इसलिए कि वो घर से जो है 2-3 घंटे दूर रहे और थोड़ा कुछ सीखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉटी था और मैं छोटे को थोड़ा सा ध्यान दे पाऊँ। तो प्रिंसिपल ने जब इंटरव्यू लिया मेरे बेटे का, तो उसके बाद मेरे से बात हुई, तो उन्होंने मेरे से कहा कि अगर आप बहुत बिजी नहीं हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे स्कूल में आके थोड़ा सा टाइम दें और पढ़ाएं। तो मुझे भी लगा कि अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली चीजें कई बार हो जाती हैं। जी। तो बस इस तरह से मेरे करियर की शुरुआत हुई और मैं स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने, और मेरा बेटा भी उसी स्कूल में जाता था, बड़ा वाला। तो ऐसे करते करते जब पढ़ाने लगी तो मुझे मतलब ये चीज बहुत अजीब लगा कि हम सेम मेथड से जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनको पढ़ाते हैं, जिनकी समझ में कोई चीज 10 मिनट में आ जाता है, और हम सेम मेथड से उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं जिनको शायद 45-50 मिनट्स लगते हैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने में, या फिर 4-5 पीरियड्स ज्यादा लग जाते हैं। तो हम ऐसे कैसे करें, ऐसे कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, और सिलेबस को हम आगे लेके जाते हैं ये सोच के कि उनको समझ आ गया। और वो जो बैक बेंचर्स हैं या जिनको समझ में नहीं आई, स्लो लर्नर्स हैं, वो
रह ही जाते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट में वो रह ही जाते हैं जिंदगी भर, शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, और वो सब्जेक्ट से उन्हें जो है हेट्रेड हो जाती है, दूर भागते हैं उस सब्जेक्ट से। और खासकर मैंने देखा है ये चीज इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में, ये तो एकदम 100% मैंने ये ऑब्जर्व किया। तो उन्हीं दिनों मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स मैं करूं, कुछ ऐसे तरीके मैं अपनाऊं जिससे कि हर बच्चे को मैं इक्वल ध्यान दे पाऊं, और उनकी जो एबिलिटीज हैं या कैपेबिलिटीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं उनके साथ अलग तरीके से मतलब पढ़ाना स्टार्ट करूं या व्यवहार करूं या उनके साथ पेश आऊं। तो ऐसे करते करते मैंने अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट की, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स हासिल की अलग अलग यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और आज मैं हूँ, ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% सक्सेसफुल हूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत अंदर गर्व होता है, प्राइड होती है इस बात को सोच के कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं मेरे उस ट्रेनिंग के कारण। और मैंने जो उनके लाइफ को स्पर्श किया, बहुत क्लोजली उनके पास जाके स्पर्श किया, उनकी डिसेबिलिटीज को नहीं दिखाया बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज को हाईलाइट किया। जो मैं चाहती हूँ वो हाईलाइट नहीं किया, जो वो चाहते हैं उनको हाईलाइट किया। और उन बच्चों की लाइफ में बहुत परिवर्तन आया, पेरेंट्स भी बड़े खुश हुए, और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ। जी, अब देखें आज एजुकेशन हमारी जो पॉलिसी है नई भी आई है जी, और पुरानी भी है, तो आपको दोनों में अगर मैं कहूँ कंपैरिजन करने का, तो आपको कौन सी बेस्ट लगती है? देखिए, ये कंपेयर करना तो थोड़ा मैं कहूँगी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है, प्रोग्रेशन चेंज तो नेचर का रूल है, चेंज नेचर का रूल है, और अगर प्रोग्रेशन नहीं रहेगा तो फिर दुनिया आगे कभी नहीं बढ़ेगी। अगर हम ये कहें कि नहीं कंप्यूटर क्यों है, हम कंप्यूटर के या इंटरनेट का हम सिर्फ डिसएडवांटेजेस देखें और एडवांटेजेस ना देखें तो फिर तो दुनिया पीछे के पीछे रह जाएगी। तो इसलिए हमें दोनों चीजें देखनी है, और जब तक हम बुरा नहीं देखेंगे तब तक हम अच्छे को अच्छा कह नहीं सकते। अगर हम बैड लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, ऐसी मूवीज नहीं देखते हैं, ऐसा सोशल मीडिया, सोशल मतलब जो भी समाज में है, अगर हम उन चीजों को नहीं देखते हैं, हमें दूर उससे रखा जाता है, तो फिर हम अच्छी चीजों का तो कभी कदर कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को आप बिल्कुल जो है, या जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है उसको आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में मत रखिए, उसे प्रदूषण में भी जाने दीजिए, ताकि वो इम्यूनिटी, उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्यूनिटी हो और वो अपने आप को इस काबिल बना पाए, प्रिपेयर कर पाए हर सिचुएशन के लिए। जी जी, कि वो मतलब जो है अच्छा बुरा में एक फर्क समझ सके और फासले को हमेशा ध्यान में रखते हुए अच्छी चीजों को अपनाए और बुरी चीजों से दूर रहे। जी, पिछले कुछ टाइम से आपने देखा होगा प्ले स्कूल्स बहुत ज्यादा डिमांड में है। जी, स्किल्स भी अच्छी हैं जी। तो बीइंग अ टीचर आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या सोचते हैं, बेनिफिशियल होता है उस एज के बच्चों के लिए, क्योंकि काफी छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, तो क्या बेनिफिशियल होता है उनके लिए? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, जो आज के समाज का जो भी स्टेटस है उसके साथ बहुत रेलेवेंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए मैं ये कहूँगी, आज दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, माँ और बाप दोनों वर्किंग है, माता पिता दोनों वर्किंग हैं। तो बच्चा अकेला घर में रह जाता है, आया के साथ, मेड के साथ, दादी रहती है दादी के साथ। तो ये जो प्ले स्कूल्स हैं, ये और बच्चों, और जो बच्चे आते हैं वहाँ पे, उस एज ग्रुप में अगर कोई ऐसा बच्चा जाता है जिसकी मदर 8 घंटे ऑफिस में रहती है, तो उसके लिए तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है जी, क्योंकि यहाँ पे वो मिक्स कर रहा है और उसे इतनी कमी नहीं महसूस हो रही है माँ की, जो कि 8 घंटे बाहर रहती है। 8 घंटे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि माँ को रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। माँ को भी अपना जॉब देखना है, करियर देखना है, फाइनेंसेस देखने हैं, अपनी जिंदगी देखनी है, और तभी तो पढ़ लिख कर लड़कियां काबिल हो रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, लेकिन बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और बच्चे को ये बाहर जाके अपने आप खाना सिखाते हैं, वो अपने कपड़े पहनना सिखाते हैं, वॉशरूम एटिकेट्स सिखाते हैं, और भी कई सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे को तैयार नहीं करते, जिंदगी के लिए तैयार करते हैं। लाइफ स्किल्स जो सिखाते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत फायदा करता है। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं हटके क्वेश्चन पूछूं, तो ये प्ले स्कूल्स जैसे खेलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ के बच्चे जो बड़े होते हैं,
कई बार मेरे देखने में ऐसा आया है कि जो बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहते हैं ना, उन्हें इतनी आदत हो जाती है माँ बाप से अलग रहने की, फिर वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि देखिए, अगर कोई बोर्डिंग स्कूल में बच्चा है और अपना हर काम इंडिपेंडेंटली करता है, तो कहीं पे उसके कैरेक्टर में एक स्ट्रेंथ आता है जो कि आगे के लिए भी बहुत फायदा करेगा उसी बच्चे के लिए। क्योंकि मैं बोर्डिंग स्कूल में रही हूँ, तो मुझे पता है कि एक इंडिपेंडेंटली आप मतलब जीना सीखना, कि आप बैंक में, मैं क्लास 8-7 से बैंक में जा रही हूँ, और मैंने जब अपने कजन्स को देखा तो वो कॉलेज में भी वो बैंक में नहीं जाके, तब के जमाने की बात कर रही हूँ, बैंक में जाके वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इधर उधर देखते थे, तो नहीं कर पाते थे। और मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर आपको इंडिपेंडेंस देती है। और जब आप बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं या प्ले स्कूल में जाते हैं या इस तरह से जो भी मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो मैंने देखा ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर बहुत जरूरी होता है। हाँ, अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगी कि आप कह रहे हो जो माँ बाप से अलग रहते हैं वो अलग ही रहते हैं, नहीं, ये बॉन्डिंग अलग चीज है। लाइक एक्चुअली हमेशा नहीं, कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कि वापस अपने पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते दोबारा से। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा होता है। लेकिन ऐसी चीजों में माँ बाप का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जैसे मेरी मदर थी, तो मुझे हफ्ते में 3 लेटर्स, तब के जमाने में जो है सेल फोन्स नहीं होते थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, फोन्स थे ही नहीं घर में, मतलब एक लैंडलाइन हो बहुत बड़ी बात है, और वो भी पापा मम्मी ही उठाते थे। और कोई लड़की का फोन आया तो मम्मी दे देती थी मुझे, कोई लड़के का फोन आया तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था कि उसको बुला दीजिए, तो ऐसे होता था। तो मेरी मदर के लेटर्स आते थे हफ्ते में 3 बार, तो 3 चिट्ठियां तो जरूर, मैं एक ही लिखती थी। हर सैटरडे को हमें लेटर राइटिंग का पीरियड होता था, तो मैं लेटर लिखती थी। लेकिन मम्मी का जो टच था हमारे साथ, माँ का जो टच था हमारे साथ, वो माँ ने बना के रखा। तो इसलिए मतलब ये टच जो है, ये माँ बाप को कनेक्ट बनाना पड़ता है। एक्चुअली दीज आर मोरल वैल्यूज। जी, बिल्कुल सही। एक्चुअली में तो ये माँ बाप को यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्टफुली चलना पड़ता है, वाइजली चलना पड़ता है कि बच्चे के साथ कनेक्ट बना के रखें। हाँ जी, और अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप ये कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर तुम लेटर नहीं लिखते हो तो हम भी लेटर नहीं लिखेंगे। तो ये ईगो क्लैश ना करें और बच्चे को बच्चे की तरह डील करें। बच्चे को बच्चे की तरह डील करें, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली में मॉरल वैल्यूज जो है हमारे यहाँ की, वो बहुत ज्यादा, अब देखिए जो दूसरे देशों के हैं लोग जो वहाँ के, वो हमारे यहाँ पर आकर हमारी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज भी हॉलीवुड के आप देखें, उन्होंने यहाँ पर आकर हमारी मान्यता के अकॉर्डिंगली शादियां की है। बिल्कुल बिल्कुल, जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर से वापस आ गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर से वापस आ गया। मैं खुद जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, तो मुझे पता है इन चीजों का, मोरल वैल्यूज का। सो एजुकेशन से थोड़ा सा हम अलग हटकर अगर बात करें, तो व्हाट इज द वे ऑफ लिविंग? वे ऑफ लिविंग इज कंप्लीटली योर्स। अब आप चाहें, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको काला दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है, तो यही बात है कि मैं बचपन से, मतलब मेरी माँ को देख के, मैं लिटरेचर के साथ मेरा बहुत मतलब नाता जो है बहुत ज्यादा रहा। तो मैं कई ऑथर्स से मुझे इंस्पिरेशंस मिले, और हमेशा मतलब इंस्पिरेशन जो मैंने लिया वो ये कि आप हालात को ब्लेम करेंगे, सिचुएशन को ब्लेम करेंगे, या उस सिचुएशन से बेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। जी। तो मैंने जो लिया उनसे कि उसी सिचुएशन से मैंने बेस्ट जो सीख है वो लेने की कोशिश की और लिया भी। और ऐसा नहीं है कि मेरी जिंदगी में अपहीवल्स नहीं रहे या उबड़ खाबड़ नहीं रही या अप डाउन, तो सबके लाइफ में होता है, तो मेरी जिंदगी में भी थी। लेकिन मैं कभी अपने आप को निराश नहीं पाई, कभी भी नहीं। और दूसरी बात, मैंने हमेशा उस इंसिडेंट से, उस घटना से क्या मुझे सीख मिली, उस चीज को मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। और अभी जो देखिए, जो इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, अभी 2 साल से लॉकडाउन है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। कई माँ बाप हैं, कई बच्चे हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, अरे हम 2 साल से कहीं नहीं गए, अरे हम 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे, खेल नहीं पा रहे, क्या होगा क्या होगा। तो ये 2 साल से ये हम
इस चीज को प्रोत्साहन दें, या हम ये कहें कि लर्निंग एक्टिविटीज या लर्निंग जो है, लर्निंग प्रोसेस जो है, स्कूल तो ऑन करके रखा हुआ है। हर टीचर, हर स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। हाँ, बच्चों के स्क्रीन टाइम बढ़े हुए हैं, लेकिन स्क्रीन टाइम बढ़े हुए हैं तो क्या, बच्चे थोड़ा आंखों की एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा अपने आप को सेफ रखेंगे, और ये अभी टेम्पररी चीज है, जस्ट गो विद द फ्लो। हालात के साथ अपना समझौता करते हुए आगे चलिए। और ये यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि कितने कम चीजों में हम सरवाइव कर सकते हैं, कितने कम कपड़े में हम सरवाइव कर सकते हैं, और हम खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं। जो मेरी सच्ची सहेली है वो मैं खुद हूँ। मुझे किसी की जरूरत उस तरह से नहीं है। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी मेरी आत्मा मेरी सच्ची सहेली है, और मैं कभी अपनी आत्मा से पूछूं तो वो मुझे कभी कहीं गलत सलाह नहीं देगी। अब भगवत गीता में देखिए, कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, पूरे संसार में तुम घूमोगे, सबसे मिलोगे जुलोगे जी, आखिर में खुद को खुद के साथ पाओगे जी, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं होगा जी। तो खुद के लिए आत्मसमर्पण रखो जी, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। अच्छा, आजकल का जमाना बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। जैसे आपने बात की 2 साल का लॉकडाउन है, मतलब 2 साल से हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो देखिए, टेक्नोलॉजी ने भी डेवलप किया अपने आप। हम ऑफलाइन पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, अब हम लैपटॉप्स पर या मोबाइल फोन्स पर क्लासेस देते हैं। तो क्या इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं? अभी कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जहां पर ये जो जरिया है पढ़ाने का, ये बहुत पहले से चल रहा है। यस, रिसर्च बेस्ड पढ़ाई होती है, बच्चे अपने आप अपना आंसर ढूंढते हैं। जबकि हमारा जो मतलब हमारे देश का जो पढ़ाने का तरीका ये है कि चलिए एक सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड है, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, थोड़ा ट्रेडिशनल है, थोड़ा कन्वेंशनल है, उस हिसाब से हम चलते हैं। तो इसके मतलब दोनों है, एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। तो हमें इस चीज को देखना है कि इसका एडवांटेज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। एक मैंने लेख पढ़ी थी कहीं पर, बुक में ही पढ़ी थी, उसमें ये था कि जो मतलब 200 साल बाद कुछ बच्चे हैं, उनको किताबें मिली, पता नहीं कहाँ से, म्यूजियम से कहाँ से किताबें मिली, और उन्हें ये पता चला कि उनके दादा परदादा स्कूल जाते थे, और वो स्कूल जाते थे, स्कूल एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे वो किताबें लेके जाते थे, पेन लेके जाते थे, कॉपियां लेके जाते थे, और ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था। क्योंकि 200 साल बाद जो पढ़ाने का तरीका होगा अकॉर्डिंग टू दैट बुक, वो कंप्लीटली इंटरनेट होगा। जो उनके सारे टीचर्स होंगे, मैकेनिकल टीचर्स नहीं होंगे, जैसे फिजिकल टीचर्स नहीं होंगे, सब कंप्यूटर से होगा। एवरीथिंग, बुक से लेके, कॉपी से लेके, और मतलब कुछ लिखने की जरूरत होगी ही नहीं, सिर्फ टाइप करना होगा, स्पेलिंग्स। तो जब उन बच्चों को वो मिलता है, वो बुक्स मिलते हैं, वो नोटबुक्स मिलती हैं, और जब वो उन्हें ये पता लगता है कि हमारी दादी परदादियां स्कूल जाती थी, एक मतलब 7-8 घंटे जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बिताती थी, तो वो चिल्लाते हैं, बहुत उल्लास के साथ बोलते हैं, ओह माय गॉड द फन दे हैड, क्या मस्ती की उन्होंने स्कूल आके, कि वो स्कूल आए, अपना लंच बॉक्स लेके आए, या बाहर से कुछ दुकान से कुछ खरीद के खाया, और यूनिफॉर्म पहन के आते थे। हम तो अपने इंटरनेट के सामने बैठे हुए हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, और हमारे पेरेंट्स हैं या नहीं है, बस हमारी इस तरह से पढ़ाई हो रही है। तो ये बुक्स जो हैं, ये पेपर जो है, वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो पेपर देख के उन्हें बहुत खुशी मिली। ये लेख मैंने पढ़ा था, तो मैं सोचती हूँ क्या पता आगे 200 साल बाद यही हो जाए। हो भी सकता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रोग्रेशन जो है वो तो दुनिया की रीत है। आगे आगे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, और आगे आगे देखते जाएंगे क्या होगा। तो बस हमें बस फ्लो के साथ, बहाव के साथ अपने आप को बहाना है, और आगे बढ़ना है, एडजस्ट करना है। अच्छा, जिस तरीके से इंटरनेट स्टडीज का ट्रेंड थोड़ा बढ़ा है, बच्चे इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं, बिसाइड दैट साथ के साथ बच्चे थोड़ा सा जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए, और उसके भी कई दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। एक्चुअली मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की। मैं जब शाम को, रात को सोने से पहले मैं एक बार सब कुछ चेक करता हूँ, क्या क्या अपडेट है देश दुनिया में, क्या हलचल बवाल कटा है पूरे दिन में, तो मैं वो अपडेट देता हूँ। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे गेमिंग के लिए ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली, कभी सोच भी नहीं सकते हम, वो लोग कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो बच्चे, उनके मेंटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, चीज़ों को मैं कभी दोष नहीं दूंगी। जो परवरिश है घर से, अगर पेरेंट्स बच्चों को इतनी आज़ादी दे दें कि उनके साथ कोई टाइम लिमिट नहीं है, उनका कभी डर ही नहीं रहा, किसी चीज़ का डर ही नहीं रहा, डिसिप्लिन ही नहीं रहा, तो वहाँ पे डिसिप्लिन नहीं रहेगा, वहाँ पे एडिक्शन भी होगी, वहाँ पे हर चीज़ होगी। हर चीज़ का एक बैलेंस बना के रखना
बहुत जरूरी है। Yes. जिस तरह से डिसिप्लिन की जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आपका कोई भी इंसान, कोई घर सक्सेसफुल नहीं होगा। जिस घर में देखिए स्कूल है, स्कूल 8:30 से या 7:30 से स्कूल चालू हो जाते हैं और छोटे बच्चे भी 7:30 8:30 बजे ही स्कूल आते हैं, जबकि उन छोटे बच्चों को सर्दियों में बिस्तर से निकालना ही बहुत मुश्किल होता है, माँ के लिए, बाप के लिए, जो पापा होते हैं, या नहलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी स्कूल ने डिसिप्लिन करके रखा हुआ है कि बच्चे को जो है डिसिप्लिन में ही रहना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, टाइम से खाना है, लंच पीरियड में वो खाएगा बच्चा, और वॉशरूम हर पीरियड में एक ही बार जाएगा। तो ये डिसिप्लिन जैसे स्कूल में जरूरी है, इसी तरह से हर घर में जरूरी है। एक्चुअली मैं कहूँ तो लाइफ में जरूरी है। लाइफ में जरूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहा, अगर डर नहीं रहा कि ये चीज मैं ज्यादा यूज कर लूंगा तो घर में एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो वहां पे, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, और ऐसे करते करते एडिक्शन हो जाता है। बड़ों को एडिक्शन हो जाता है तो बच्चा है। एग्जैक्टली। तो ये जो भले बुरे का जो ज्ञान है, ये बच्चे को माँ बाप एकदम बचपन से दें, उन्हें दोस्त ना समझें। बच्चा कभी बड़ों का दोस्त नहीं होता है। आजकल ये ट्रेंड है, माँ बाप कहते हैं ये तो मेरा दोस्त है, मेरी जो रिलेशनशिप है मेरे बच्चों के साथ वो फ्रेंडली रिलेशन है। मैं इनडायरेक्टली कहूं तो पेरेंट्स बिकम पार्टनर्स। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। yes. बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बच्चा नहीं रहे और पेरेंट्स के हर सीक्रेट को जान ले, पेरेंट्स के हर मनोस्थिति को जान ले, तो बच्चे को, एक 13 साल का बच्चा, एक 23 साल का बच्चा अगर 53 साल के पापा का हर सीक्रेट जान ले या हर मेंटल एगनी जान ले, तो उसकी तो बचपना खत्म हो गई। एग्जैक्टली। तो कुछ चीजें हैं जो माँ बाप ही डील करेंगे, बच्चों के सिर पे वो नहीं ला देंगे, क्योंकि बच्चा है और माँ बाप है। हाँ, यहाँ पे ये जरूरी है बच्चों को एहसास दिलाना कि बेटा डिसिप्लिन तो है, चलो घर में है, डर भी है, ये है, सब कुछ है, ऐसा हम चाहते हैं, आप ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर गिर गए तो कोई बात नहीं, हम ये पूछेंगे आपको कि चोट तो नहीं लगी। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि पहले ही मना किया था, गिरे कैसे, ये नहीं बोलेंगे। तो बच्चे जो है घर में ही ग्रो करे, घर में ही बड़े हों, ये नहीं कि घर से भाग कर बड़े हों, घर से अलग होकर कहीं, मतलब दोस्तों के यहाँ बड़े हों। तो ये माहौल घर में ही बना के रखना है, और इसमें माँ बाप दोनों का रोल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ का रोल होता है। आप देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, आप भी शायद उस दौर से गुजरे हैं जी। जब हम छोटे थे, मम्मी पापा का सिर्फ आंख दिखाना काफी था और हम वो चीज बिल्कुल बोलते बोलते रुक जाते थे। बिल्कुल। बट आजकल बोलते रहते हैं, बट बच्चा कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं करता है, बोलने को कोई बात नहीं। तो ये भी चेंज आया है। आई थिंक ये भी मोरल वैल्यूज जो हैं उनकी वजह से ही चेंज आया। अगर उस बच्चे को स्टार्टिंग से बताया जाता है ये चीजें, तो शायद वो नहीं करता। बिल्कुल। अब देखिए, जब हम बचपन में रोते थे तो हमें डांट के चुप कराया जाता था। आजकल बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं, बेटा देख। ये भी कहीं चेंज आया है। मेरे ख्याल से ये भी दुष्परिणाम है। ये पेरेंट्स क्या करते हैं, शॉर्टकट करते हैं। Yes. या अच्छा, थोड़ा बहलाने में, थोड़ा बात करने में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, या हमारे पास अभी टाइम नहीं है ये करने के लिए, तो बच्चा फोन लेके बैठ जाए। ये शॉर्टकट है, इसको ना करें। पेरेंट्स के लिए मैसेज है, ये ना करें। जो ट्रेडिशनली आप बड़े हुए हो, जो कन्वेंशनली आप बड़े हुए हो, वही चीज है। आपने ध्यान दिया होगा कि बीच में जो है ये पैकेट फूड जो है, ओट्स है, म्यूसली है, या जो भी पैकेट फूड है, इसका बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ था। और इससे मतलब डाइट, एक जो डाइट प्लान है, ये खा लेना, वो खा लेना, कॉर्नफ्लेक्स खा लेना, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये बुरी चीजें हैं, लेकिन जिस चीज को खाकर आपके दादा परदादा बड़े हुए हैं, आप बड़े हुए हो, उन चीजों की जो वैल्यू है वो फिर से वापस आ गई। अचार में प्रोबायोटिक्स है, वापस आ गई, और अचार लोग खा रहे हैं। घी के फायदे वापस आ गई। बीच में घी बिल्कुल बंद हो गया था, और चीज खाओ, बाहर से जो है पैकेट में चीज मंगवा के खाओ। जो आपने घी खाया बचपन से, देसी घी, उसको बाहर निकाल दो, लेकिन अब वो फिर वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं से हमें ये सीख मिलती है कि जो कन्वेंशनल चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उसके फायदे बहुत है, अगर आपने उसको सही तरीके से यूज किया। सुबह का भटका शाम को घर आया तो भटका नहीं है। जी जी जी। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि कन्वेंशनल जो चीजें हैं वो आप घर में बरकरार रखें। हम छोटे थे तो हमारे सामने मतलब बड़े बात ही नहीं करते थे आपस में। मेरे ताऊ जी या पापा को मैंने कभी कोई भी सीरियस बात हमारे सामने नहीं करते देखा। या घर में जब 5 बड़े बात करते थे तो बच्चे अपने दूसरी जगह बैठ के खेलते थे या कुछ और करते थे। हमें कोई भी बचपन में ऐसी बात, बड़ों की बातें अंदर ना टेंशन कभी हुई मुझे, ना मेरी कजिन्स को कि हाँ बड़ों के बीच में ये चल रहा है, या लड़ाई हुई है, या जो भी है, बुआ की शादी हो रही, कुछ भी है, हमने नहीं सुना। कितना दहेज देना, कभी नहीं सुना।
जब टाइम आया तब हमें पता चला। जब मेरी शादी हुई तब माँ ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, बुआओं की शादी में ऐसे होता है बेटा, ऐसे करना होता है, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन टाइम से पहले हमें नहीं पता चला। तो अब मुझे लगता है कि अगर वो चीज मुझे टाइम से पहले पता चल जाती तो अच्छा नहीं होता। यस, मुझे टाइम से पता चला तो ही ठीक रहा। तो इसी तरह से जो आप कह रहे हो कि माँ बाप की बातें बच्चे नहीं सुनते हैं, वो इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि माँ बाप सारी चीजें बच्चों के सामने बोलते हैं। यस, वो रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को बच्चे की तरह रखना चाहिए। एक बड़ा अच्छा बीच में आप मैसेज दे के चलेगी डाउरी वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये अंदाज। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बच्चा जो देखता है ना वो ज्यादा वो कैच करता है। अब वो देखता है अपने माँ बाप को मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिताते हुए, तो फिर उसको भी वही आदत लग जाती है। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी, एक ट्रेन में कुछ महिलाएं जा रही थी, तो एक महिला के साथ उसकी छोटी बच्ची थी, वो बुक पढ़ रही थी। तो बाकी महिलाओं ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा कि बहन जी आपकी बच्ची बुक पढ़ रही है, हमारे बच्चे तो मोबाइल नहीं छोड़ते, आपने इसको आदत कैसे लगाई? देन उस महिला ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बच्चे जो होते हैं ना वो वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा था तो मैंने और इसके पापा ने मोबाइल्स को नहीं छुआ, कोई फालतू के काम नहीं किए, हम बुक लेके बैठते थे, न्यूज़पेपर लेके बैठते थे, तो हमारे बच्चे ने वही कैच किया जो हमने उसे दिखाया। अब ये इसलिए बुक पढ़ती है, तो ये भी एक चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है। मैं इसके बारे में कहूंगी कि जब मेरा बेटा छोटा था, मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो इंग्लिश में, एशिया में ही वाज अ रैंक होल्डर इन इंग्लिश। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये मैं इसलिए नहीं कहूंगी, मैं बहुत गर्वित हूँ इसके लिए कि ऐसा है। लेकिन जब मैं दोनों बच्चों को कहानी सुनाती थी तो मैं कोई भी एक बुक लेती थी और उसकी आधा कुछ पढ़ के, इंटरेस्टिंग जो चीज है वहां तक पढ़ के छोड़ देती, सस्पेंस पे वो छोड़ देती थी कि आगे की कहानी आप खुद पढ़ोगे। और वो खुद उस कहानी को पढ़ते थे। yes. और इस तरह से उनकी रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट हुई। yes. और आपने ये बहुत सही कहा जब आपने कहा कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, बच्चे को जो बोला जाता है वो नहीं सीखते। अगर माँ बाप जो है एक्सक्यूज बना रहे हैं, मान लीजिए कोई फोन आया है और माँ बाप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं आज ना हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम नहीं जाएंगे, तो बच्चे को एकदम अपने आप से झूठ बोलना आ जाएगा। और वो कहाँ झूठ बोलना है बच्चे को ये नहीं पता चलेगा, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। अब ये देखिए, सॉरी आपको बीच में रोका, मेरे को याद आ गया एकदम से, फोन आ जाए किसी का तो जो पिताजी वो खुद बच्चे को बोलते पापा घर पे नहीं है। हाँ जी, तो ये नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि बच्चा जो देखता है घर में वही सीखता है। yes. अगर आप झूठ बोलेंगे और बच्चे को कहेंगे हमेशा सच बोलो, बच्चा सच नहीं बोलेगा, बच्चा हमेशा झूठ ही बोलेगा। जिस तरह से आपने बिहेव किया बच्चा वही बोलेगा। yes. अगर आप अच्छे से बात करते हो, पोलाइटली बात करते हो, बच्चा भी पोलाइटली बात करेगा। अगर आप जो भी आपका कॉन्डक्ट है, कहीं पर भी कॉन्डक्ट है, अगर आप अग्रेसिव हो बच्चा भी अग्रेसिव रहेगा, अगर आप पोलाइट हो बच्चा भी पोलाइट रहेगा। अगर आपने बच्चे को टोक दिया कि बेटा यहाँ पे एग्रेशन नहीं, आप इसको पोलाइटली भी बोल सकते थे, तो बच्चा उसको सीखेगा। और माँ और बाप इसको करके दिखाएंगे कि बेटा ये देखो इस चीज ये सॉल्व हो गया ना, इसको इस चीज से सॉल्व करना होता है। तो वो जो है कहते हैं ना कि मतलब खुद आगे चल के प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, इंग्लिश में एक कहावत है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको बच्चे को सही तरीके से पालना है तो आपको खुद एथिकल वैल्यूज पे आदर्श बनना है। बच्चा आपको देखेगा तब जाके बच्चा सीखेगा। एग्जैक्टली। तो बहुत एक अच्छा डिस्कशन आपसे रहा। एक्चुअली ये चीज तो ऐसी है, इस पर जितना हम बात करें उतना कम है, कुछ ना कुछ बात निकलती ही रहेगी। बट बहुत अच्छा आपके साथ एक अच्छा सेशन रहा, तो काफी कुछ मुझे भी सीखने को मिला आपसे। एंड एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली में आपने जिक्र किया था आप बंगाल से हैं, तो वहां पर लोग ज्यादा राइटर होते हैं, कुछ है ऐसा वहां पर क्या? बंगाल में देखिए ये शायद और बड़े राइटर होते हैं एक्चुअली में। कुदरती चीज है कि बंगालीज जो है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और अंदर उनकी काफी कलाएं होती है। अगर आप सिंगर्स देखेंगे तो सिंगर्स मतलब मैं आजकल रियलिटी शोज में देखती हूँ, बहुत गर्व की बात नहीं है लेकिन गर्व होता है मुझे ये देख के कि महाराष्ट्र से और बंगाल से जो सिंगर्स आती हैं और वो प्राइज भी लेके चली जाती हैं और अच्छा मतलब बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक को सिखाया जाता है। तो बंगाल में ये चीजें हैं कि आपकी जो कला है अंदर उस चीज को बहुत ज्यादा मतलब घर में वेटेज देते हैं, पूज्य किया जाता है। हाँ जी, हाँ वेटेज देते हैं। और चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का हो, बेटियों को भी सिर पे रखा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पाला जाता है और हर चीज सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है, डांस सिखाया जाता है और आर्ट सिखाई जाती है, बहुत कुछ सिखाया जाता है और बच्चे इन चीजों को आगे लेके भी जाते हैं। तो
इस चीज पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, एक बंगाल की खास बात ये है कि हमने इतिहास में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, हिटलर ने भी पावर दिखाया था, गांधी जी ने भी पावर दिखाया था, राइट। हिटलर ने जो पावर दिखाया, सबको, सारी दुनिया को पता है कि हिटलर ने किस तरह से पावर दिखाया, और सारी दुनिया को पता है गांधी जी ने किस तरह से अपने पावर का प्रदर्शन किया। तो बंगाल में जो पावर की प्रदर्शनी होती है कि हाँ आई एम पावरफुल, और मुझे पावर जो है वो ऐसे दिखाना है, मतलब अपनी शारीरिक शक्ति से दिखाना है, तो बंगाल में ये प्रदर्शनियां जरा कम है। हाँ। जो पावरलेस इंसान होते हैं, कलम ही ताकत है, कलम ही ताकत है। जो पावरलेस इंसान होते हैं वही अपने पावर को प्रदर्शित करते हैं। एग्जैक्टली। जो पावरफुल इंसान होते हैं उनको अपने पावर की प्रदर्शनी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यस। वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से सारी दुनिया को काबू में कर लेते हैं, जैसे गांधी जी थे। मतलब मैं एक छोटी सी चीज बताऊं आपको, मैं 6th में थी और हमारी जो हिस्ट्री की टीचर थी वो हमें ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तब हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, वो पढ़ा रही थी। तो उन्होंने ये कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये था कि इस ब्रिटिशर्स जो है वो बंदूक लेके सबको मारेंगे, लेकिन इंडियंस जो भी सामने होंगे वो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, बस चलेंगे। तो मैं अपने मन में मैंने सोचा कि ये मैम जो है हमारी हिस्ट्री मैम 2 साल से हमें पढ़ा रही हैं, 5th से पढ़ा रही हैं, अगर मैम हमें ये कहें, हमारी क्लास जो है 1st फ्लोर में थी, ये कहें कि तुम 1st फ्लोर से कूद जाओ नीचे, तो क्या मैं कूदूंगी? नहीं कूदूंगी। तो गांधी जी ने क्या ऐसा बोला होगा कि ये लोग जान देने को तैयार हो गए और उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया, तो क्या ऐसा बोला होगा? तो मैंने अपने, मेरी जो साथ में लड़की बैठी थी, मैंने उससे पूछा। अब मैम ने देख लिया कि बात कर रही थी, और ये भी छोटी सी थी, 6th में थे, छोटी सी थी। मैम ने पूछा कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग? तो इसने मेरी जो साथ में सहेली थी क्लास में, उसने बोला मैम ये पूछ रही है कि अगर आप हमें ये कहोगे कि आप 1st फ्लोर से कूद जाओ तो क्या हम कूदेंगे? तो मैम को तो समझ नहीं आया। मैम ने कहा मैं पागल हूँ, मैं तुम्हें कहूंगी 1st फ्लोर से कूद, छोटे बच्चों को? मतलब जो मेरे पूछने का अर्थ था वो उन्हें नहीं समझ आया, किसी को भी नहीं समझ आया कि गांधी जी ने क्या ऐसा कहा होगा कि इतने सारे इंडियंस, मतलब लाखों जो भारतवासी थे, उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया और वो जान देने को तैयार हो गए। क्या ऐसा कहा होगा? तो खैर ये चीज मुझे अपने आप ही बाद में इसका जवाब मिला कि पावर की प्रदर्शनी जो है, जो पावरलेस इंसान होते हैं उन्हीं को जरूरत पड़ती है। जिनके पास पावर होता है उन्हें पावर दिखाने की जरूरत नहीं होती। मुझे भी एक छोटी सी कहानी याद आती, मैं भी कहानियां सुन के बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सुनाई थी कि एक गाँव में एक चौकीदार था, वो रोजाना रात को चिल्लाता था कि जागते रहो जागते रहो। तो किसी ने एक दिन उससे तंग आके पूछ लिया कि भाई हमें सोना होता है तभी तो तेरे को रखा है, तो ऐसे क्यों बोलता जागते रहो? कहता मुझे लगता है डर, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं जोर जोर से चीखता रहता हूँ जागते रहो, ताकि अगर कोई और भी लोग मेरी तरह जाग रहे हों तो मुझे ये रहता है कि शायद उनका सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। तो वही बात है, जो लोग बिल्कुल जिनके पास पावर नहीं होती वो लोग प्रदर्शन करते हैं, जिनके पास होती है उन्हें तो जरूरत ही नहीं। यस, तो बहुत शुक्रिया मैम, और आगे भी आपके साथ ऐसे सेशंस करते रहेंगे। और आई होप जो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे वो वे ऑफ लिविंग, जो एक अलग तरीके का कल्चर आजकल चल पड़ा है, उसके ऊपर करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी, थैंक यू सो मच, मुझे बुलाया यहाँ पे, मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर मेरी जो भी आज मैंने डिस्कस किया, इससे किसी को कुछ भी जरा सा भी परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। थैंक यू सो मच।